हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू आरएम इंस्टीट्यूट। हम चर्चा कर रहे थे इकोनॉमिक्स की और अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो इकोनॉमिक्स प्री यूनिट 6 जो एमपी इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक थे उनके बारे में हमने बात की। आज से एक नए सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। आज से मेंस के बारे में हम बात करेंगे और ऐसे टॉपिक जो मेंस में हैं उनके बारे में बातचीत होगी। पेपर 3 पार्ट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट जो है वो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। कुछ बेसिक टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे जिसका बेस आपने पहले प्री में पढ़ रखा है। तो समझने में और चीज़ों के साथ में कनेक्ट करने में आपको थोड़ी और ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आज बात करते हैं किसकी? आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स पेपर 3 पार्ट ए और यूनिट फर्स्ट की, और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या टॉपिक हमको देखने हैं। सिलेबस आप सभी लोगों के पास में है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे अगर हम पेपर 3 पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जब आप देखते हो तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू हैं क्या? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू सुनकर और ऐसा घबरा जाने वाली कोई बात है नहीं। इस पे मौलिक पहलू इन द सेंस कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग स्थितियां जो हैं वो देखने को मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति जो है वो किस प्रकार की है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं, और उनसे संबंधित चीज़ों को लेकर हम आगे चले। बात समझ में आ रही है? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वर्तमान में विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। और आगे आने वाले कुछ सालों में भारत सरकार जो है वो इस बात का अनुमान लगाकर चल रही है, इसके लिए एक रोड मैप बनाकर उस रोड मैप पर चल रही है कि हम आगे आने वाले सालों में 2047 तक इसी भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना डेवलप कर लेंगे कि भारत जो है वो विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी भी काम बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं हमारे पास में। उसके लिए भी अभी भी हमारे पास में बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको हमको फुलफिल करना अभी भी बचा हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है वो भी आगे चल रही है, उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो प्रेजेंट में बन गई है। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है हमने। और चाइना को सिर्फ ग्रोथ के मामले में हमने पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि एक और मामला है जिसमें हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मामले में भी अगर आप बात करेंगे तो भारत विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो बन गया। मतलब कि कुछ आधारों पर तो हमको खुशी होती है कि हमने पहले स्थान जो है वो हासिल कर लिया है, फर्स्ट पोजीशन पर हम आ गए हैं। लेकिन कुछ आधार ऐसे भी होते हैं जहां पर फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद में एक चिंता जो है वो सताने लगती है, और कहीं ना कहीं देश में उन आधारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता जो है उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो कुछ ऐसे ही पहलू के बारे में इस टॉपिक पर पूरे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो याद रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में? वो विकासशील अर्थव्यवस्था। नमस्कार संजय। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था आपको पता ही है कि भाई देखिए, तीन कैटेगरी मेनली अगर मैं बात करूं कि सर डिवीजन के बेसिस पर, अगर मैं बाकी जो मेजर पैरामीटर है उनको छोड़ दूं और बेसिक पैरामीटर के बारे में बात करूं, तो जो देश होते हैं उनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो आप देखो तो तीन अलग अलग भागों में आपको विभाजन जो है वो नजर आएगा। सबसे पहले आपको नजर आएगा अल्प विकसित, उसके बाद आप देखेंगे विकासशील, और लास्ट में आपको नजर आएंगे विकसित देश। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि सर संसाधन, जैसे अल्प विकसित कौन से देश रह जाते हैं, या विकासशील कौन से देश हैं, और विकसित कौन से देश जो हैं वो हो जाते हैं। तो याद रखिए, जैसे अगर मैं नॉर्मल पैरामीटर के बेसिस पर आपसे चर्चा करूं तो याद रखिएगा कि संसाधन, अगर मान लीजिए किसी देश के पास में रिसोर्सेज जो हैं वो कम है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उस कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो भी नहीं पाया है, तो रिसोर्स कम है और विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो भी कम हुआ है, तो वैसी स्थिति पर अब वो देश जो है वो बहुत ज़्यादा विकास कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास में संसाधन नहीं है। उसकी प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। उसके जो गुणात्मक पहलू हैं अर्थव्यवस्था के, उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये देश जो है वो इसका विकास थोड़ा रुक सा जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सर ये अल्प विकसित। मैं नॉर्मल पैरामीटर के बेसिस पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, राइट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विकासशील मतलब कि सर रिसोर्सेज जो हैं वो हैं, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज देखने को मिल रही हैं। और डेवलपमेंट जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो लगातार चल रहा है। डेवलपमेंट चल रहा है इन द सेंस कि हमारे पास में संसाधन भी हैं और उन संसाधनों का प्रयोग करके हम आगे भी चल रहे हैं, आगे भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे हम डेवलपमेंट या विकास की राह पर अगर हम बात करें तो हम आगे चल रहे हैं। हम बोलते हैं कि सर ये विकासशील एक नॉर्मल डेफिनेशन के बेसिस पर। और अगर मैं बात करूं कि सर ऐसी कंट्री जहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा पर है और उसका जो डेवलपमेंट है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, तो वैसी स्थिति पर हम बोलते हैं कि ये विकसित। ये तो एक नॉर्मल आधार हो गया। विकसित देश होने के लिए जो डिवीजन है उसमें यूनाइटेड नेशन अलग पैरामीटर दे रहा है। वर्ल्ड बैंक की आप बात करोगे तो वर्ल्ड बैंक जो है वो अलग पैरामीटर दे रहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, या आज भी हम वहां पर पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिए कि भारत जो है वो किस कैटेगरी में है। सर भारत के पास में संसाधन है और विकास जो है वो भी आगे चल रहा है, डेवलपमेंट जो है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हम बोलते हैं कि भारत किस अवस्था पर है। भारत जो है वो विकासशील देश है, विकासशील अर्थव्यवस्था। और इसी विकासशील अर्थव्यवस्था को भारत सरकार 2047 तक ये अनुमान लगाकर चल रही है कि हम क्या करेंगे, हम भारत को डेवलप्ड नेशन या विकसित देश जो है वो बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए गायत्री जी गुड मॉर्निंग मैम। संजय जी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ जी सर, पेपर 3 पार्ट ए और यूनिट फर्स्ट हमने जो आज शुरुआत की है वो आपके मेंस के पेपर 3 पार्ट ए और यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके टॉपिक पर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो ये तो इंडिविजुअल टॉपिक जो है वो अलग अलग मेंशन किए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे मान लीजिए कि लिखा है एग्रीकल्चर कृषि और लिखा है किसान संकट। तो ये जो अलग अलग कृषि से संबंधित कुछ टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट पे दिए हुए हैं ना, उन सब टॉपिक को, उन सब अगर हम बात करें उन सब के बारे में हम एग्रीकल्चर पर ही बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो एक ही टॉपिक का कंबाइंड फॉर्म में आपको नजर आएगा। मैं वहां पर आपको बताता चलूंगा कि आपके सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक जो है इसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर भारत जो है वो एक विकासशील देश है। भारत जो है वो डेवलपिंग नेशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत जो है वो अपने प्लानिंग को लेकर इस तरीके से काम कर रहा है। भारत जो है वो आने वाले डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, देश के लिए वो नियोजन इस प्रकार से कर रहा है कि वो बेहतर तरीके से आगे एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब ये नियोजन जो है अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू नहीं हुआ कि डेवलप्ड नेशन के एम बनाया, उसको अचीव करने के लिए हमने नियोजन जो है वो शुरू कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से आपने देखा कि सर किस प्रकार से देश का विकास होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल भी दिए हैं। आपने प्री में भी पढ़ा हुआ ये चीज़ें। उसके बाद आपने देखा कि सर जब देश आज़ाद होता है तो वैसी सिचुएशन पर जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जब देश आज़ाद होता है तो वैसी सिचुएशन पर बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन जो है उसके द्वारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत की जाती है। कुछ मॉडल तैयार किए जाते हैं, कुछ आधार बनाए जाते हैं और उन आधारों पर विकास जो है वो किया जाता है। समय गुजरता गया, मॉडल चेंज होते गए, प्लानिंग चेंज होती गई, नियोजन चेंज होते गए और अलग अलग लक्ष्यों को हम प्राप्त करते गए और देश जो है वो विकास की तरफ आगे बढ़ता चला गया। यही क्या काम है, यही किसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्थिक नियोजन। भारत की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं ना तो आर्थिक नियोजन भी नजर आता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी आपको आजकल नजर आ रही है। बचत एवं पूंजी निर्माण में तेजी भी नजर आ रही है और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार तो साल दर साल जो है वो आपको देखने में मिलता ही है। ये सारी विशेषताएं हैं जो भारत को एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में क्या करती हैं, खड़ा करती हैं। और साफ तौर पर ये बोला जा रहा है कि अगर ये ग्रोथ की स्पीड, अगर ये विकास की स्पीड इसी प्रकार से बनी रही तो भारत जो है वो एक दिन विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है 2047। और 2047 में क्या, तो विकसित भारत करने का लक्ष्य है। विकसित भारत @2047 ये विजन है कि 2047 तक भारत को अगर हम बात करें तो विकसित राष्ट्र बनाने का एक विजन है। दूसरा अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको 3 मेनली भागों में, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब ये 3 क्षेत्र क्या हैं, तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी जो है, सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था जो है वो 3 सेक्टर पर नजर आएगी।
अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखो तो प्राथमिक, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बेस जो है वो एक बार और देख लीजिए आप, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक, और तीसरे अगर हम बात करें तो बात आती है तृतीयक की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, सर्व विकासशील अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उसको मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया। मुख्यतः इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके एक दो डिवीजन आपको और भी दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करिए तो क्या दिखाई देता है, मैंने पहले भी बताया कि सर संसाधन, कैसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जब आप उत्पादन करते हैं तो वहां पर जो वस्तु होती है उसको आप बोलते हैं प्राथमिक वस्तु, और जिस क्षेत्र पर उसका उत्पादन होता है उसको आप बोलते हो प्राथमिक क्षेत्र। राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि आपने जमीन और पानी का उपयोग किया, और जमीन और पानी का उपयोग करके आपने गेहूं का उत्पादन कर लिया। जब गेहूं का उत्पादन कर लिया तो गेहूं क्या हो गया, गेहूं जो है वो हमारा प्राथमिक वस्तु हो गया। और गेहूं का उत्पादन कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है कृषि में। तो सर कृषि जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु कहलाती हैं। और उन प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन जिस क्षेत्र पर किया जाता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। पॉइंट क्लियर। अब आप एक काम करिए, इस गेहूं को उठाइए और इसको लेकर कहाँ चलिए, इसको लेकर चलिए आप उद्योग में। और उद्योग में आप क्या कर रहे हो, तो गेहूं का उपयोग कर रहे हैं आप कच्चा माल में, और वहां से क्या कर रहे हैं उद्योग से विनिर्मित वस्तु का निर्माण। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो उद्योग से बनकर बाहर निकलती है उसको विनिर्मित बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चर्ड बोलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने प्राथमिक वस्तु को लेकर गए कच्चे माल के तौर पर, उसको इंडस्ट्री में लेकर गए, उससे विनिर्मित बना, और विनिर्मित क्या बनाया, विनिर्मित बनाया आपने आशीर्वाद आटा। ठीक है, आशीर्वाद आटा। तो ये आशीर्वाद आटा जो है ये क्या है, आशीर्वाद आटा जो है वो आपका विनिर्मित वस्तु है। ठीक है, सिल्वर कॉइन भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, तो तृतीयक वस्तु, इसकी मार्केटिंग वगैरह करेंगे। तो सीधे अगर मैं बोल दूं तो सर जो सेवाएं होती हैं वो सीधे तौर पर तृतीयक वस्तु और सेवाएं जहां से मिलती हैं वो तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तो याद रखिए कि अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मेनली तीन भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। राइट। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे सर कृषि की, तो कृषि और संबंधित क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। जैसे मान लीजिए पशुपालन हो गया, जैसे सिंचाई व्यवस्था हो गई, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कृषि में नजर आएंगी। मत्स्य पालन जो है वो भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वानिकी जो है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और खनन और उत्खनन जो है वो भी आपके प्राथमिक क्षेत्र पर आते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो बात आती है द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, तो विनिर्माण, निर्माण, गैस जल बिजली आपूर्ति आदि, इतनी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर निर्माण और विनिर्माण जो है ये इसमें आखिर क्या डिफरेंस होता है। चलिए अगर आपसे मैं पूछूं कि निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर होता है तो आप क्या बोलेंगे, फटाफट कमेंट करिए। चलिए बेसिक चीज है, पहले भी हम बात किए हैं, फटाफट बताइए निर्माण और विनिर्माण में क्या डिफरेंस होता है। गायत्री जी, संजय जी, राघव जी और पलक जी। निर्माण किसको बोलते हैं और विनिर्माण जो है वो किसको बोलते हैं। जल्दी बताएंगे, समय कम है और टॉपिक खत्म करना है आज। निर्माण और विनिर्माण, चलिए आइए देख लीजिए। देखिए अगर बात आती है निर्माण की तो बोल दे कि भाई हमने सड़क बनाया,
हमने डैम बनाए, हमने स्कूल बनाए, ये है निर्माण। आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हो। और विनिर्माण क्या है? तो सर जहां पर हमने विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण किया, जहां पर हमने विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण किया, मीन्स कहां पर? उद्योग में। तो सर ये क्या है? ये है विनिर्माण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विनिर्मित बताया था, उद्योग से बनने वाली वस्तु। तो निर्माण का मतलब होता है किसी आधारभूत संरचना का विकास करना, और विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से किसी वैल्यू एडेड या मूल्यवर्धित वस्तु का आप क्या कर दीजिए, आप विकास कर दीजिए, तो वो विनिर्माण कहलाएगा। और निर्माण मतलब किसी आधारभूत संरचना का विकास कर दीजिए, तो वो निर्माण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी तक मैसेज नहीं किए हैं, ठीक, चलिए। गैस जल बिजली आपूर्ति जो है वो सब द्वितीय क्षेत्र पे आएंगे। तृतीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या, तो जहां से भी सेवा जो है वो प्राप्त होती है, जहां से भी आपको सर्विस प्राप्त होती है, आप बोलिए कि सर यहाँ से सर्विस मिल रही है, वो आपका टर्सरी सेक्टर है। जैसे व्यापार हो गया, होटल हो गया, जलपान गृह परिवहन वगैरह हो गए, ये सब। संग्रहण और संचार जो है यहाँ पर भी आपको टर्सरी सेक्टर नजर आएगा। वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड जैसी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ऐसा हर क्षेत्र जहां से आपको सेवा की प्राप्ति हो, सेवा का उत्पादन हो, वो तृतीयक क्षेत्र की श्रेणी पर आएगा। अब बात आती है कि सर आखिर अगर हम बात करें, गायत्री जी बता रही हैं कि सर विनिर्माण रॉ मटेरियल से निर्माण होता है और निर्माण में रोड डैम बनते हैं। ठीक है, अब तो आंसर बता दिया मैम मैंने, उसके पहले फटाफट मैसेज करना था आपको। खैर, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं कि सर आखिर प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका क्या है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से योगदान देता है, किस प्रकार की भूमिका या क्या उसका महत्व है। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम उसको भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिकाओं में सबसे पहले अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय आय में योगदान। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि देश की राष्ट्रीय आय में, अगर राष्ट्रीय आय किस बेसिस पर निकालें, चलिए जीडीपी के बेसिस पर, है ना। तो देश की राष्ट्रीय आय में, देश के जीडीपी पर अगर हम बात करें तो तीनों क्षेत्रों का योगदान आपको नजर आता है। लेकिन तीनों क्षेत्रों के योगदान में अगर हम बात करें किसके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब कि सेवा क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय में जब योगदान की बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा योगदान आपको कहां पर नजर आएगा? सबसे ज्यादा योगदान आपको नजर आएगा तृतीयक क्षेत्र का। और दूसरा योगदान आपको जो सबसे ज्यादा नजर आएगा वो द्वितीयक क्षेत्र का। और तीसरा जो योगदान आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। बात समझ में आ रही है? तो प्राथमिक क्षेत्र पर जब आप भूमिका की बात करते हो ना, तो आपके राष्ट्रीय आय पर प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो तीनों क्षेत्रों में सबसे कम है। और विडंबना यह है कि तीनों क्षेत्रों में सबसे कम होने के बावजूद देश की आधी से अधिक आबादी जो है वो इस पर लगी हुई है, इस पर संलग्न है। तो जहां पर देश की आधी से अधिक आबादी लगी हुई है और वो अर्थव्यवस्था में अपने योगदान के तौर पर बाकी क्षेत्रों में सबसे कम योगदान दे पा रहा है, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं समस्या की बात है। और यही एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो प्रचंड बेरोजगारी अपने चरम पर नजर आती है। क्योंकि देश की आधी से अधिक आबादी एक ऐसे क्षेत्र पर लगी हुई है जहां पर उनकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो जब जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं तो जीरो प्रोडक्टिविटी की बात होती है। अब मेरे पास लेट मैसेज आते हैं, ठीक है मैम, टेक्निकल इशू है, वेरी गुड, आपने आंसर सही समय पर दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि जब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र जो है जब आप उसको देखते हो तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर देश की आधी से अधिक आबादी जो है वो लगी हुई है, और उस आधी से अधिक आबादी की वहां पर जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर प्रचंड बेरोजगारी जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो तो योगदान की जब हम बात करते हैं ना, तो योगदान में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसको रिवर्स कर दीजिए तो आपको योगदान का जो सीरियल है वो समझ में आ जाएगा। जनसंख्या के बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। मैंने आपको बोला कि भाई देश की अप्रोक्सीमेट लगभग आप देखेंगे तो आधी से अधिक आबादी, लगभग 55% की आबादी जो है वो यहाँ पर रोजगार प्राप्त की हुई है। लेकिन रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या उतने लोगों को सही मायने में रोजगार मिला हुआ है? क्या सिर्फ देखने मात्र के लिए तो ऐसा नहीं है कि रोजगार है? तो याद रखिएगा कि ये जो जरूरत से ज्यादा लोग हैं ना यहाँ पर,
तो ज़्यादातर लोग किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं? वो प्रचंड बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट नजर आता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट सकारात्मक के साथ साथ दूसरा पहलू जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। खाद्यान्न आपूर्ति करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने समस्या थी भुखमरी और गरीबी जैसी स्थितियां। हमारे सामने समस्या थी कि किस तरीके से जो देश की भुखमरी है, किस तरीके से जो गरीबी की स्थिति है उसको हम कम कर सकें। और गरीबी से ज़्यादा स्थिति जो थी वो भुखमरी, लोग भूख से मर रहे थे, लोग खाने के बिना वहां पर उनकी मृत्यु हो रही थी। सरकार ने क्या किया, खाद्य सुरक्षा योजना जैसी चीजों को वो लेकर आई। लेकिन खाद्य सुरक्षा करने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति भी तो होना चाहिए, और खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न का उत्पादन चाहिए, और खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो उद्योगों में नहीं हो सकता है। तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में खाद्यान्न उत्पादन करके देश में खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बात समझ में आ रही है? तो खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो कृषि क्षेत्र से, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लीजिए, कितना भी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कर लीजिए, अगर कृषि क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है तो वहां पर खाद्य सुरक्षा जैसी चीजें जो है वो समस्या को जन्म देंगी ही देंगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और उद्योग तब विकास करेंगे ना जब उनके पास में रॉ मटेरियल होगा। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो विनिर्मित वस्तुओं का, अगर कच्चा माल ही नहीं है तो विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र आपको क्या दे रहा है, सबसे पहले तो योगदान दे रहा है राष्ट्रीय आय में। तीनों क्षेत्रों का नजर आएगा। जनसंख्या के बड़े हिस्से को रोजगार दिया हुआ है, देखने को तो जरूर है, भले ही वो किसमें स्थिति पर है, प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति पर है। खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करता है जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। और कच्चा माल उद्योगों को प्राप्त कौन कराता है, यही क्षेत्र है जो प्राप्त कराता है। इसलिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले योगदान है, बिल्कुल योगदान है, अभी अभी देखा है। और देश में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र के बाद जो दूसरा क्षेत्र नजर आता है जिसका योगदान ज्यादा है वो है उद्योग क्षेत्र। बात समझ में आ रही? अभी अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर याद रखिए कि उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो भी आपके राष्ट्रीय आय पर अच्छा खासा देखने को मिलता है। साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र है तो वहां पर उत्पादन करने के लिए, अगर उद्योग क्षेत्र है तो वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप उद्योगों का विकास करेंगे ना, जैसे जैसे उद्योगों का विकास होगा वैसे वैसे लोगों को काम करने के लिए रोजगार मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखिए तो उनके आय के स्रोत बनेंगे, रोजगार प्राप्त होगा तो आय के स्रोत बनेंगे। साथ ही साथ आप देखो तो जितना ज्यादा उत्पादन होगा तो उत्पादन के बढ़ने से देश की जो जीडीपी है वो भी तो इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार के फायदे भी नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो रोजगार जो है वो भी बढ़ेगा। अब आप देखते हैं कि इंडस्ट्री जब भी किसी भी एरिया पर बनती है तो वो अपने आसपास के एरिया पर रोड बनाती है, अपने आसपास के एरिया पर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन करती है। साथ ही साथ वो अपने आसपास के एरिया पर स्कूल डेवलपमेंट करती है। साथ ही साथ वो अपने आसपास के एरिया पर हॉस्पिटल डेवलपमेंट करती है। साथ ही साथ वो अपने आसपास के एरिया पर कुछ रहने के लिए घर या कॉलोनीज जो है, रेसिडेंशियल एरियाज जो हैं, उनका डेवलपमेंट भी करती है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो इन सभी चीजों को हम बोलते हैं कि सर क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे उस पर्टिकुलर सेक्टर पर या उस क्षेत्र विशेष पर आधारभूत संरचना का भी विकास होता चला जाएगा। वहाँ स्कूल भी बनेंगे और रहने के लिए घर भी बनेंगे। वहाँ तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल भी आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ गार्डन भी है, और दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, कनेक्टिविटी के लिए रोड हैं, वो भी इंडस्ट्री के जरिए क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि सिर्फ उद्योग विकसित नहीं हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, जीडीपी बढ़ेगी, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा, और विनिर्मित वस्तुएं भी तो मार्केट पर आएंगी और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो विनिर्माण भी ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों पर उद्योगों का विकास होगा उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति जो है वो क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति पर पहुंचने की संभावना भी बढ़ेगी। मतलब उन क्षेत्रों का अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय संतुलन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा।
तो सिर्फ उद्योग का विकास नहीं होता है, उद्योग बढ़ेगा तो साथ ही साथ उसके आसपास की जो चीजें हैं वो भी बढ़ेंगी, और उसका प्रभाव, पूरा प्रभाव जो है वो आपको अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से नजर आएगा। इसलिए द्वितीयक क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण। अब अगर इसी को मैं, भारत में तो ठीक है, लेकिन इसी को अगर मैं राज्य की स्थिति में करूं, अगर इसी को मैं मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव बात करूं, तो फिर क्या समझ में आता है? सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का। उसके बाद सर मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें दूसरा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, और उसके बाद जो तीसरा योगदान आता है सर वो आता है उद्योग क्षेत्र का। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, जहां पर मध्य प्रदेश कुछ अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ या अल्प विकसित राज्य की श्रेणी में आपको नजर आता है, और इस श्रेणी से मध्य प्रदेश सरकार निकाल कर इसको, और इस श्रेणी से मध्य प्रदेश सरकार इसको निकाल कर और विकासशील कैटेगरी पर लेकर चल रही है, विकसित कैटेगरी पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए उसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है उसकी भी शुरुआत की। ये भी पढ़ा हुआ है आपने प्री की क्लासेस, राइट? तो मेंस में भी हम बात करेंगे इनके बारे में, कुछ और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि सर मध्य प्रदेश में जो पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो यही उद्योगों का विकास में कमी या औद्योगिकरण का अभाव ही माना जाता है, जिसके कारण से राज्य पे अगर आप देखिए तो उत्पादन में भी कमी है, रोजगार में भी कमी है। तो रोजगार में कमी होगी तो आय के स्रोत नहीं होंगे, मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो उत्पादन खुद ब खुद गिर जाएगा। तो मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या कि मध्य प्रदेश में आज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाया है, उद्योगीकरण उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया जिस सीमा से राज्य का संपूर्ण या बेहतर विकास जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके पीछे कई रीजन है, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि सर इसके पीछे कई रीजन है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि सर यहाँ पर रॉ मटेरियल कम था, यहाँ पर ये स्थिति थी, यहाँ पर ये स्थिति थी। तो आप देखिए तो मिनरल्स के मामले में अगर हम बात करें तो 25 प्रकार के मिनरल्स जो हैं वो हमारे राज्य पर देखने को मिलते हैं लगभग। उसके बाद कच्चे माल की बात करें तो कच्चे माल की भरमार हमारे राज्य पर देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समस्या थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही था जिसने मध्य प्रदेश पर औद्योगिकरण के विकास पर कहीं ना कहीं अवरोध का स्वरूप जो है वो काम किया। अब ये मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ ना, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है कि सर हमेशा से, शुरुआत से ही मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो इस प्रकार से आपको नजर आती है। सर जो भी हो रहा है सब पैसे के लिए ही हो रहा है, लास्ट मकसद पैसा ही है क्या? संजय जी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का आधार ही पैसा है। और अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे इंडिविजुअल की बात करें, चाहे आपकी बात करें, चाहे मेरी बात करें, या किसी की भी हम बात करें, हर व्यक्ति का जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं एक विकास होता है, और विकास के लिए जो उसके पास संसाधन होंगे वो होगा पैसा। अब इकोनॉमिक्स का तो आधार ही पैसा है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, अगर तरलता नहीं होगी तो मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल होगा। आपके पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे। तो बात जो है कुछ वैसी ही। हमको अगर हम बात करें तो मात्रात्मक अवधारणाओं का विकास तो करना ही है, साथ ही साथ गुणात्मक अवधारणाओं को भी लेकर चलना है, और दोनों अवधारणाओं के विकास के लिए जो आधार है वो पैसा ही है। ठीक है, बात तो ठीक है, थोड़ा कैजुअली बोल दिया आपने, है ना, कि लास्ट मकसद जो है वो पैसा ही है। खैर, तो इकोनॉमिक्स का आधार ही पैसा है, आप ऐसा समझ, तरलता अगर वर्ड यूज करें तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तृतीय क्षेत्र की बात करें, तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये तो सीधे तौर पर क्या आता है, सेवाएं। और राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का नजर आता है, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक भरपूर मात्रा में रोजगार प्रदान किया गया। लेकिन एक चीज याद रखिए कि सर भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का नजर आता है। लेकिन इस सर्वाधिक योगदान को देने के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो यहाँ सबसे कम नजर आते हैं। तो चीजें थोड़ी सी उल्टी नजर आती हैं। कैसे उल्टी नजर आती हैं कि सर जब जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में हमको ये समझ में आता है कि देश की आबादी की या देश की टोटल या कुल जनसंख्या की आधी से अधिक आबादी जो है, आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र पर लगी है, और राष्ट्रीय आय पर उस क्षेत्र का योगदान जो है वो न्यूनतम नजर आता है। और जब हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि सेवा क्षेत्र जो है उस क्षेत्र पर देश की कुल जनसंख्या का
न्यूनतम हिस्सा जो है वो लगा हुआ है, और उसके बावजूद वो एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक योगदान देता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, और रोजगार जो है या लोगों का संलग्न की स्थिति जो है, संलग्नता जो है, वो आपको यहाँ सबसे कम नजर आती है। रोजगार प्रदान करने में योगदान जरूर देता है, विदेशों से कोषों को आकर्षित करने में, क्योंकि अगर आप सर्विस को एक्सपोर्ट भी करते हैं तो भी वहां से क्या होगा, आपके देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार, अब यहाँ पर सर सेवा क्षेत्र में कैसे, क्या उद्योग क्षेत्र से नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है। उद्योग में आप सरप्लस करिए, आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करिए, आप निर्यात करिए, विदेशी मुद्रा भंडार खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और क्या चीजें नजर आती हैं, तो सर इसमें क्या कैसे, तो जैसे आप मान लीजिए कि आपके देश पर निवेश बढ़ जाए, आपके देश पर पर्यटन बढ़ जाए, है ना, सेवा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, आपके देश पर अगर हम बात करें तो अलग विदेशी या निवल आगमन जो है वो बढ़ जाए, तो इसकी वजह से आपके विदेशी मुद्रा भंडार पर भी तो योगदान होगा, ठीक है। और निर्यातों में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर फाइनली अगर हम देखें तो स्थिति आपको किस प्रकार से नजर आएगी कि सर सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को एक बेहतर स्थिति की ओर लेकर जा रहे हैं, और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इन क्षेत्रों का विकास जो है वो उसके ऑप्टिमम वैल्यू तक, उसके पीक वैल्यू तक क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके, ताकि इस देश का एक संपूर्ण या सर्वांगीण विकास जो है वो भी देखना सुनिश्चित हो सके। राइट, ये तीनों क्षेत्रों के महत्व आपको समझ में आ गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं आखिर हैं क्या, तो यहाँ पर याद रखिए, जन अर्थव्यवस्था का नियोजित रूप, जनसंख्या दबाव, कृषि पर निर्भरता, गरीबी और असमानता, रूढ़िवादिता, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर बात हो रही है विशेषताओं की, लेकिन विशेषताओं में ये जो पॉइंट है इसमें से कुछ पॉइंट तो आपको नकारात्मक भी नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं, वो सकारात्मक भी हो सकती हैं और वो नकारात्मक भी हो सकती हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक बेहतर समझ जो है वो विकसित हो सके कि सर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको दोनों पहलू पर नजर आएगी। वो आपको सकारात्मक भी नजर आएगी और आपको नकारात्मक भी नजर आएगी, ठीक है। तो विशेषताएं जो है वो सकारात्मक भी हो सकती हैं और वो नकारात्मक भी हो सकती हैं। यहाँ थ्योरी उसकी मेंशन है, आप देखिएगा, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बात है अर्थव्यवस्था के नियोजित रूप की। अब ये नियोजित रूप आखिर क्या कहता है सर? नियोजित रूप बोलता है कि भाई जब देश आजाद हुआ, नियोजित रूप बोलता है कि जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद देश का विकास किस प्रकार से किया जाए। ये हमको अगर कोई काम करना है तो हम वो काम जो है वो किस तरीके से करें ताकि हमको उसका जो रिजल्ट मिले वो सबसे बेहतर मिले। सबसे बेहतर इन द सेंस कि जो उस काम को करने पर जो सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है, सबसे बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, वो किस प्रकार से हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आपके पास उस कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का मैनेजमेंट या प्रबंधन या नियोजन आप बेहतर तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि संजय जी जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और इनकी जो इनकम है वो महीने की 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए है तो अगर सैलरी आती है तो यहाँ पर स्थिति किस प्रकार से देखने को मिलेगी कि संजय जी अगर ये करें कि भाई सैलरी आई है और ये उन चीज़ों को मैनेज नहीं करें और बस खर्च करते जाएं, खर्च करते जाएं, खर्च करते जाएं, तो प्रोबेबिलिटी है कि 20 या 25 तारीख तक पहुंचते पहुंचते, और शायद थोड़ा और पहले, स्पीड संजय जी की क्या है उस पर निर्भर करेंगी ये चीज़ें, कि 20 या 25 तारीख तक पहुंचते पहुंचते इनके पास का जो सैलरी वाला पैसा था, जो इनके लिए संसाधन के तौर पर था, वो हो जाएगा खत्म। तो जब खत्म हो जाएगा तो फिर समस्या आएगी, फिर विकास किस तरीके से हो, चीजों को ये अपने कार्यों का क्रियान्वयन जो है वो किस प्रकार से करें। तो यहाँ पर फिर क्या होगा ना कि एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब दूसरी सिचुएशन ये बोलती है कि भाई जब 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो इन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट से इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमको ये रूम का रेंट देना है, हमको ये फूड पर खर्च करना है, हमको ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च करना है, हमको ये शॉपिंग में खर्च करना है, हमको ये पार्टी में खर्च करना है, और इतनी जो चीजें बचेंगी ये हमारी सेविंग होगी। तो इस तरीके से जब आप लेकर चलेंगे
तो उसके कारण से भविष्य में भी आपके पास में खर्च करने के लिए, भविष्य में भी आपके पास में मांग करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपको पता था कि आपने प्लान बना, आपने प्लान बनाया कि यार ये अभी पैसे हम जोड़ लेते हैं, आगे चलकर हमको इस टूर पर जाना है, ये पैसे अभी हम जोड़ लेते हैं, आगे चलकर हमको ये कोर्स करना है, ये पैसे अभी हम जोड़ लेते हैं, आगे चलकर हमको ये काम करना है। तो आपने पहले से ही प्लान बना लिया ना, जब पहले से ही प्लान बनाए तो आपका जो रिजल्ट मिला वो काफी बेहतर मिला। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार से नजर आ रही है, वो नियोजित रूप में नजर आ रही है। और नियोजित रूप में इसलिए क्योंकि संसाधन की जो उपलब्धता है वो समय दर समय क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो उन संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, उन संसाधनों का यूज किस प्रकार से किया जाए कि आपको मिलने वाला परिणाम जो है वो सबसे बेहतर हो जाए। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन जो है वो आपको नजर आता है। शुरुआत हुई थी, प्लान बने थे विश्वेश्वरैया प्लान से, और 1934 में आपको ये प्लान जो है वो नजर आता है। उसके बाद फिर अगर आप देखिए तो गांधीयन प्लान आया था, बॉम्बे प्लान आया था, उसके जैसे सर्वोदय प्लान आए थे, अलग अलग प्लान आए थे। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने कुछ प्लान पर आधारित होकर देश का विकास किस प्रकार से करना है उसके लिए हमने अलग अलग समय पर अलग अलग नियोजन किए, अलग अलग प्लान बनाए। हमने बोला कि देश का सबसे पहले हमको कृषि क्षेत्र का विकास करना, और उसके लिए जो प्लान बना, जो मॉडल बना, वो हैराल्ड डोमर आया। फिर बोले कि अब कृषि क्षेत्र से संबंधित चीजों का विकास एक सीमा तक हो गया है, उद्योगों पर बढ़ावा देना चाहिए। हमने बोला नेहरू महालनोबिस प्लान लेकर आइए। फिर बोला कि यार गरीबी उन्मूलन करना है, दत्त प्लान लेकर आइए। तो यहाँ पर जब आप बोलते हो तो आप देखो तो अलग अलग समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था में आजादी के बाद से ही आपको नियोजन जो है वो नजर आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ आजादी के बाद से ही नहीं बल्कि आज भी उसी तरीके से, बस नियोजन का प्रकार, नियोजन की स्थितियां जो है वो बदल गई हैं, बाकी उसका आधार वही है कि हम किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का प्लान बनाकर चलेंगे और उन प्लान के आधार पर कैसा एग्जीक्यूशन करेंगे, जिसके बेसिस पर हमारे द्वारा, जिस पर आधारित होकर हमारे द्वारा जो लक्ष्य का निर्धारण किया गया है उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पहला जो स्वरूप नजर आता है वो कैसा, वो नियोजित रूप नजर आता है। अर्थव्यवस्था में प्लान जो है वो नजर आते हैं। अब प्लान की बात आ रही है तो एक लाइन और सुन लीजिए। भगवान करे सर, संजय जी बोल रहे हैं कि भगवान करे सर जो आपने 1 लाख वाला बोले हैं वो सच हो जाता। सर भगवान करे कि थोड़ा सा इससे ऊपर ही रहे, क्योंकि जिस हिसाब से एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, जिस हिसाब से महंगाई में वृद्धि हो रही है वर्तमान में, विवाहिक स्थिति के बाद में जब आप देखेंगे, परिवार जब आपका आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये 1 लाख सिर्फ एक अमाउंट है, और इसमें जो मूलभूत मांग है सिर्फ उसकी ही पूर्ति हो पा रही है। तो थोड़ा सा भगवान से अब अगर आप मना ही रहे हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा मनाइए। ठीक है, चलिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं जनसंख्यात्मक दबाव, ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इसको मैं उठाता हूँ कहाँ से। पहले आप देखते थे तो बोलते थे कि यार देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर बीच में गवर्नमेंट चेंज हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने थोड़ा सा इस पर विचार जो है वो बदल दिए, और वो ठीक भी था, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेनिफिशियल। और उन्होंने ये बोला कि यार जनसंख्या हमारे लिए समस्या नहीं है, जनसंख्या हमारे लिए कहीं ना कहीं संसाधन भी बन सकती है। और संसाधन तब बन सकती है जब जनसंख्या करे मांग, संसाधन तब बन सकती है जब जनसंख्या करे डिमांड। और जनसंख्या डिमांड करेगी तो फिर क्या होगा, उसमें आपूर्ति करनी पड़ेगी, आपूर्ति करने के लिए उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन करने के लिए निवेश होगा, और निवेश करने के लिए बाहर से कंपनियां आएंगी। तो यहाँ पर मोदी जी ने साफ तौर पर एक चीज ये समझ गए थे कि अगर जनसंख्या को आप समस्या के तौर पर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अवरोध स्वरूप नजर आएगी। अगर जनसंख्या को आप संसाधन स्वरूप देखते हैं तो वो आपके विकास की गति पर सहायक उपकरणों के तौर पर भी नजर आ सकती है, लेकिन ये एक सीमा तक। धीरे 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 यहाँ पर जनसंख्या की मांग तो बढ़ी, लेकिन उसमें निवेश भी बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं और अपने चरम पर जाती चली गई। जब देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर गई तो वैसी स्थिति पर, और तीसरा पॉइंट याद रखिए कि जब अभी हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, हमारा अभी सेंसस नहीं आया है, लेकिन जैसे ही सेंसस आएगा तो आपको देश की जो कुल जनसंख्या है वर्तमान की, उसके आधार पर पता चल जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाली देश बन गया।
तो अभी विश्व बैंक, आईएमएफ और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के आंकड़ों के अनुसार पर ये बोला जा रहा है, ये गूगल वगैरह करेंगे तो आपको मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है उन संगठनों को बेस मानकर कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने चीन की अर्थव्यवस्था की जनसंख्या को पीछे छोड़कर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। तो यहाँ पर याद रखिए कि अब जनसंख्या जो है वो क्या हो गई है, सर्वाधिक हो गई है। अब जब ये सर्वाधिक हो गई है, देखिए, एक होता है जनसंख्या और एक होता है मानव संसाधन। किसी देश में जनसंख्या ज्यादा है तो वो समस्याग्रस्त हो सकती है, लेकिन किसी देश में अगर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मानव संसाधन है तो वो फिर उस देश में सहायक हो सकता है विकास की राह पर। भारत की समस्या ये है कि भारत में ज्यादातर हिस्सा जो है वो सिर्फ जनसंख्या है, और कुछ हिस्सा जो है वो मानव संसाधन में परिवर्तित हो पा रहा है। अब सर, ये मानव संसाधन क्या है? तो मानव संसाधन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी जनसंख्या को, या जनसंख्या का वो हिस्सा जो कौशल प्राप्त कर लेता है और किसी भी कार्य को करने के लिए कौशल युक्त हो जाता है, तो वही जनसंख्या जो है वो मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाती है। भारत की विडंबना ये है कि भारत में जो मतलब आप शैक्षणिक स्थिति देखिए तो वो है थ्योरेटिकल, वो है कहीं ना कहीं सैद्धांतिक, और वो सैद्धांतिक स्थितियां जो हैं वो कौशल युक्त विकास करने में सक्षम नहीं थी, जिसके लिए सरकार ने प्रयास किया और नई शिक्षा नीति जो है वो लेकर आई। तो यहाँ पर समस्या ये है ना कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो सिर्फ जनसंख्या है, वो मानव संसाधन में परिवर्तित नहीं हुई है। सरकार कोशिश कर रही है, आगे आने वाले समय पर आपको कौशल युक्त जनसंख्या जो है वो एक बड़ा हिस्सा नजर आएगा। लेकिन अभी समस्या क्या है? अभी समस्या ये है ना कि जब जनसंख्या कौशल युक्त नहीं होती तो वो आय के स्रोत प्राप्त नहीं करते, मीन्स वो रोजगार प्राप्त नहीं करते। और अगर रोजगार प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर बढ़ेगी गरीबी, और रोजगार प्राप्त नहीं करेंगे तो होगी बेरोजगारी। तो अगर आपके देश पर एक बड़ी जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति पर है, तो वैसी स्थिति पर जब आप बात करोगे तो देश की सरकार का काम जो है वो बढ़ जाता है। अब सरकार जो है वो ये बोलेगी कि भाई हमारी ही जनसंख्या है, हमारी इस जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को करने की आवश्यकताओं पर ज्यादा जोर पड़ेगा, और ये आवश्यकता होगी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं जो है उसको क्रियान्वित करे। बात समझ में आ रही है? ये याद रखिए। तो जनसंख्यात्मक दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उस पर आपको नजर आ रहा है। नकारात्मक तरफ आप इसको देख सकते हैं। कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता इसलिए क्योंकि आप देखिए तो सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये क्या कर रही है, संलग्न करके रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को संलग्न करके रखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को। लेकिन उसके बावजूद सर, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, उसके बावजूद जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि कृषि क्षेत्र जो है वो योगदान सबसे कम दे रहा है। अभी हम चर्चा इसी पर कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो तो ऐसी स्थिति नजर आ रही है ना। तो इसके कारण से आप देखो तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर तो है, लेकिन कृषि पर निर्भरता के कारण से ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि पर निर्भरता के कारण से प्रचंड बेरोजगारी भी नजर आती है। तो ये नकारात्मक है। लेकिन इसके साथ साथ जब अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो अर्थव्यवस्था में ये भी याद रखिए कि सर, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उसका आधार बन रहा है सेवा। और सेवा जब आधार बन रहा है तो इसका मतलब है कि, इसका ये मतलब नहीं कि आपने कृषि को पीछे छोड़ दिया। कृषि जो है उसकी स्पीड कम हो गई, कृषि के विकास को बंद नहीं किया गया, सेवा क्षेत्र के विकास की स्पीड जो है वो बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये याद रखिए कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था तीनों क्षेत्रों पर आधारित है, और सबसे ज्यादा जो आधारित है वो अब सेवा क्षेत्र पर आधारित। यूनाइटेड नेशन बोलता ही है कि विकसित होने के लिए एक पैरामीटर ये भी है कि उस देश की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए। तो ये पैरामीटर तो फुलफिल कर रहा है। तो अब धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहा है जो विजन बनाकर चल रहे हैं कि विकसित भारत @2047। गरीबी और असमानता जो है वो देखने को मिल रही है, बिल्कुल देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो भारत में 90:10, मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूँ कि भारत में 90:10 जो है वो आपको नजर आता है, ठीक है। और ये 90:10 जो है वो क्या बोलता है, देश की 90% की जो आबादी है उसके पास, देश मतलब देश की 90% की जो आबादी है उसके पास देश के 10% संसाधन लगभग, और जो 10% की आबादी है उसके पास देश के 90% के संसाधन है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये असमानता कर रहे हैं। लॉरेंज कर्व वगैरह आप देखिए, तो लॉरेंज वक्र वगैरह देखिए, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि सर ये समानता रेखा से भारत में जो आपको कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गैप उस पर नजर आ रहा है। और वो इस चीज को संबोधित करता है, इस बात को संबोधित करता है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं क्या होती है, असमानता जो है वो नजर आती है। और उसके पीछे रीजन कि सर गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, और जिनके पास में पैसा है वो एक बड़े हिस्से को, जिनके पास में अगर हम बात करें संसाधन है, तो वो बहुत कम लोग हैं जो एक बड़े हिस्से के संसाधन को ओन करके रखे हुए हैं, और बहुत लोग हैं जो एक छोटे से संसाधन के आधार पर चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। सुधार हो रहा है, विकास हो रहा है, सुधार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल स्थितियां इस प्रकार की नजर आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं कहीं पर आज भी आपको रूढ़िवादिता नजर आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहीं कहीं आज भी पिछड़े हुए गांवों पर आपको रूढ़िवादिता नजर आती है। अब ये सर रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता वो, देखिए एक चीज याद रखिए कि जो समाज है ना, या जो हमारा मतलब जीवन स्तर है या जीवन स्थितियां आप देखिए, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज याद आएगी कि सर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो आपको प्रकृति के मतलब आपको परिवर्तन के साथ में अगर आप चलते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर परिवर्तन को आपने अवरोध कर दिया, आपने परिवर्तन को डिनाई कर दिया, आप बोले कि नहीं हमको परिवर्तन नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप पिछली पिछड़ी हुई विचारधारा या पीछे की जो विचारधारा है उनके आधार पर चीजों को आगे लेकर चलेंगे, और हो सकता है कि आपके विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाए। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अभी सिर्फ मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात कर रहा हूँ। सामाजिक स्थितियों के आधार पर जब हम इनको देखते हैं तो कभी कभी स्थितियां ये भी नजर आती हैं कि जैसे हम कल्चर की बात करें, हमारी संस्कृति की बात करें, तो संस्कृति के आधार पर कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बड़ा रूढ़िवादी व्यक्ति है। संस्कृति जो है वो एक अपने आप में मॉडर्न होती है, अपने आप में वो हमेशा आप देखिए तो वो आधुनिक ही होती है। संस्कृति में किसी भी प्रकार का पिछड़ापन नहीं होता है। बस फर्क ये होता है कि आपने इस संस्कृति को छोड़कर किसी दूसरी संस्कृति को अपनाना चालू कर दिया, इसलिए आपको लगता है कि ये संस्कृति जो है वो पिछड़ गई। तो यहाँ पर याद रखिए कि जब ये रूढ़िवादिता का सामाजिक पहलू पर चर्चा होती है ना, तो चीजें अलग नजर आती हैं। जब आप इसके आर्थिक पहलू को देखते हैं तो चीजें अलग नजर आती हैं। बात कर रहे हैं आर्थिक पहलू की, और आर्थिक पहलू के आधार पर अगर बात करें तो समाज का या देश का कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग जो हैं वो रूढ़िवादी विचारधाराओं पर ग्रसित हैं, और उन रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण अगर हम बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति पर सुधार नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था प्री में इस्लामिक बैंक, और इस्लामिक बैंक में मैंने ये बोला था कि इस बैंक की अवधारणा को लाने का पूरा एक कॉन्सेप्ट लाने का एक आधार ये था कि इस्लाम में वो लोग जो शरीयत को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे थे, वो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ रहे थे, क्योंकि शरीयत पे बोला जा रहा था कि भाई ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों गलत। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी विचारधाराओं के कारण अगर आप देखिए तो वो, अगर उनकी रोजगार की प्राप्ति बैंकिंग क्षेत्र पर हो भी रही है, अगर उनके बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने से बचत की प्रवृत्ति का विकास हो भी रहा है, तो भी वो उस स्थितियों पर उनसे जुड़ नहीं रहते। तो ये तो समस्या को पैदा करता है ना, ये तो इस प्रकार की स्थितियां हैं जिससे अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं आपके विकास की राह पर अवरोध स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आपके आर्थिक विकास जो है वो रुक जाते हैं, या उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि सर रूढ़िवादी विचारधारा या रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं आपके विकास की, आपके डेवलपमेंट की राह पर अवरोध स्वरूप होते हैं। ये भी क्या है, नकारात्मक विशेषताओं के तौर पर आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था का नियोजित रूप 1951 से ही जारी रहा। पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें हमने शुरुआत की थी, उसके बाद फिर अलग अलग स्थितियाँ, ये थ्योरी है आप देखिएगा इसको। जनसंख्यात्मक दबाव आपको नजर आएगा, कृषि पर निर्भरता आपको नजर आएगी, गरीबी और असमानता आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ रूढ़िवादिता जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात आती है कि सर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को जो पुरानी समय से चली आ रही हैं। रूढ़िवादिता जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि जो चीजें पुराने समय से चली आ रही हैं वो रूढ़िवादी ही हो, है ना। इसलिए मैंने ये बोला कि इसका सामाजिक आधार जो है, सामाजिक आधार पर जब हम बातचीत करते हैं ना तो चीजें थोड़ी अलग नजर आती हैं, ठीक है। और जब आर्थिक आधार होता है तो इस वर्ड का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है, लेकिन सामाजिक आधार पर ये थोड़ा व्यापक स्तर पर रहता है। तो इसकी चर्चा जो है वो हम कभी करेंगे, है ना। रूढ़िवादी, और आपको अनुराग सर सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो वो आपको बताएंगे कि रूढ़िवादी जो है उसमें किस प्रकार की स्थितियां जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। और सोशोलॉजी में, समाज शास्त्र में, तो समाज के पहलुओं के आधार पर व्यापक स्तर जो है वो आप वहां पर समझें। चलिए
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। चुनौती का मतलब वो जो विकास की राह पर कहीं ना कहीं अवरोध का काम करे। चुनौती का मतलब वो जो आपके देश के डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बैरियर का काम करे, उसको हम बोलते हैं कि सर जब तक इसको दूर नहीं करेंगे तब तक समस्या आएगी कि हम देश के विकास को संपूर्ण विकास की तरफ नहीं लेकर जा सकते। आखिर क्या क्या बिंदु हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजकोषीय स्वास्थ्य। अब ये राजकोषीय स्वास्थ्य होता क्या है? बोले सर अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य संबंधी चीजें कैसे आ रही? तो यहाँ पर याद रखिए कि राजकोषीय स्वास्थ्य, तो एक आप ऐसा याद रखिए कि राजकोषीय का मतलब क्या होता है? राजकोषीय का मतलब होता है जब सरकार की आय और व्यय की हम बात करें, सरकार से संबंधित चीजों की हम बात करें, तो वहां पर हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं कि सर ये राजकोषीय स्थिति। अब अगर मान लीजिए सरकार की आय जो है वो ज्यादा हो जाए व्यय से, तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा केस बनता है कि आय जो है वो कम हो जाए व्यय से, तो ऐसी स्थिति पर जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य होता है, एक जो राजकोषीय स्वास्थ्य होता है, आय ज्यादा होने पर व्यय कम होने पर राजकोषीय स्वास्थ्य बेहतर होता है, और आय अगर कम हो जाए व्यय ज्यादा हो जाए तो राजकोषीय स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ होता है। तो जब राजकोषीय स्वास्थ्य में कमी आती है, ये स्थिति निर्मित होती है, राजकोषीय स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि देश में जो घाटा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस घाटे के कारण से देश का जो ऋण है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि घाटा होगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा ना, घाटा होगा तो आप बोरो करेंगे। फिर बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट याद रखें। ठीक है, आइए देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो ऋण है उसका भार भी बढ़ रहा है। तो अगर राजकोषीय स्वास्थ्य ऐसा है तो फिर समस्या, भारत की स्थिति तो ये है कि भारत में जो राजकोषीय स्वास्थ्य की स्थिति है वो जनरली डाउन ही रहती है। भारत में आप देखिए तो भारत में आय जो है वो सामान्य तौर पर उसके कुल व्यय से कम ही नजर आती है। तो ऐसी स्थिति पर राजकोषीय घाटा जो है वो आपको नजर आता ही आता है। और एफआरबीएम की बात करिए या अलग अलग आधारों की आप बात करिए, तो उन घाटों को कम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और सुझाव जो है वो दिए गए कि किस किस वर्ष में कितना घाटा कम करना है या किस आधार पर, किस लेवल पर उसको हमको पहुंचाना है। तो सरकार कोशिश करती है कि इस घाटे को कम किया जा सके, और ये घाटा जैसे जैसे कम होगा तो इसके कम होने पर, इसके विपरीत स्थिति पर आप देखो तो आपको एक चीज ये नजर आएगी कि जब इसकी विपरीत स्थिति बनेगी तो स्थिति ये वाली होगी, और जब ये वाली स्थिति होगी तो आपका जो राजकोषीय स्वास्थ्य है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो भारत के सामने समस्या ये है वर्तमान में कि भारत का जो राजकोषीय स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त है। भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, जिसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो चुनौती ये भी है कि सर बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, और बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति को क्या बोलते हैं साधारण भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, तो वो कहलाता है एनपीए, वो कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट आखिर है क्या? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो याद रखिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब कि सर अगर बैंक ने लोन दिया है और 90 दिन तक किसी भी प्रकार से उसके लोन की रिकवरी नहीं हो पाई, तो वैसी स्थिति पर हम क्या बोल देते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति है, और बैंक बोलता है कि ये पैसा हमारा क्या हो गया? डूब गया। तो ऐसी स्थिति पे आप देखो तो बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। बैंक का एनपीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और बैंक का एनपीए जब बढ़ेगा तो बैंक फिर आगे लोन देने में कमी करेंगे, कोताही करेंगे, और जब बैंक आगे लोन देने में कमी करेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वो कम होगा तो वैसी स्थिति पर मांग जो है वो भी कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, जो मुद्रा संकुचन और आर्थिक मंदी या तकनीकी मंदी तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर जाएगा। तो ये भी एक समस्या है जो अर्थव्यवस्था के विकास की राह पर कहीं ना कहीं अवरोध स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलती है। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो जनसंख्या बिल्कुल समस्या है। ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया है, लेकिन उस जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है वो जनसंख्या स्वरूप ही है। मानव संसाधन, सर्वाधिक आबादी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तो देश में जो मानव संसाधन है वो कहीं ना कहीं आपको कम नजर आता है। और जब ऐसी स्थिति नजर आएगी तो फिर समस्या को जन्म देगा।
ऐसी स्थिति नजर आएगी तो फिर कल्याणकारी योजनाओं का भार सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। ऐसी स्थिति नजर आएगी तो सरकार जो है वो वेलफेयर पर ज्यादा काम उसको करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये समस्या है। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो समस्या को जन्म देगी, और आपके देश की जो राह, जितना पैसा आप विकास के लिए खर्च कर सकते थे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च करना पड़ेगा। इट मीन्स कि राजस्व व्यय के तौर पर खर्च करना पड़ेगा, और राजस्व व्यय के तौर पर अगर खर्च हो रहा है तो फिर समस्या है, क्योंकि राजस्व व्यय से किसी प्रकार से सरकार के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। अब सरकार के संपत्ति का निर्माण नहीं होगा तो फिर सरकार जो है वो किस तरीके से विकास करेगी। तो यहाँ पर आप पिछड़ी हुई स्थिति से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो एक अवरुद्ध स्वरूप नजर आएगा। अगर यही स्थिति सुधर जाए, अगर जनसंख्या कम हो जाए, जनसंख्या जो है वो नियंत्रित हो जाए और मानव संसाधन ज्यादा हो जाए, तो वैसी स्थिति पर रोजगार ज्यादा होंगे, वैसी स्थिति पर आय के स्रोत होंगे, वैसी स्थिति पर मांग होगी, और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भार जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इस चुनौती को दूर करके आप भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर आगे बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पलायन। पलायन आखिर क्या मतलब होता है पलायन का? पलायन का मतलब होता है कि सर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं है, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं है, और यहाँ पर रोजगार जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है? कम। और यहाँ पर आप देखिए तो ये क्षेत्र ऐसा है सर जहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा नजर आ रही है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के कारण से रोजगार की ज्यादा स्थिति देखने को मिल रही है। तो जिन क्षेत्रों का विकास बेहतर तरीके से नहीं हुआ है, औद्योगिकरण का अभाव है, उन क्षेत्रों के लोग वहां से निकलकर और वो क्या करते हैं? वो करते हैं पलायन। उन क्षेत्रों के लोग वहां से निकलकर क्या करते हैं? पलायन। और पलायन का मतलब क्या है? एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की ओर जाना। और रीजन क्या दिखाई दे रहा है सर? यहाँ तो रीजन दिखाई दे रहा है रोजगार की प्राप्ति के लिए। अगर मान लीजिए स्थिति ये आ जाए, पलायन सिर्फ रोजगार के लिए नहीं हो सकता, पलायन के और भी आधार हो सकते हैं, माइग्रेशन के और भी बेस हो सकते हैं। क्या बेस हो सकता है सर? तो पलायन का आधार हो सकता है कि अगर मान लीजिए, जैसे मैं आप लोगों की बात करूं, तो मान लीजिए कि पलक जी हैं या राघव जी हैं, है ना, या मान लीजिए कि हिमांशी जी हैं या राज जी हैं, सभी को ले लेते हैं, गायत्री जी हैं, ठीक है, संजय जी भी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति ना कि हम जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, हम जिस छोटी जगह से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा जो घर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर शैक्षणिक संस्थान बेहतर स्थिति पर नहीं है, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है। तो हम अपने अपने घरों को छोड़कर और कहाँ निकल जाते हैं? हम उन क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं जिन क्षेत्रों पर शैक्षणिक स्थिति जो है या शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति जो है वो बेहतर है। तो ये भी एक तरीके का पलायन है। और इसका आधार जो है वो क्या है? उस क्षेत्र विशेष का विकास न होना शैक्षणिक स्तर पर। तो अगर किसी क्षेत्र का विकास नहीं है, किसी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस क्षेत्र के लोग जो हैं वो क्या करते? पलायन। और भारत के सामने आज भी ये समस्या देखने को मिलती है, और इसका मुख्य आधार जो है वो क्या है? वो है क्षेत्रीय असंतुलन। क्योंकि सर जितना ज्यादा क्षेत्रीय असंतुलन होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रीय असंतुलन होगा, उतना ज्यादा लोग उन असंतुलित क्षेत्रों से संतुलित क्षेत्रों की ओर क्या करेंगे? पलायन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट याद रखिए। तो पलायन समस्या है, कैसे निदान मिल सकता है उसका सुझाव भी देख लीजिए। तो अगर हम असंतुलित क्षेत्रों का विकास कर दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, अगर हम यहाँ पर उद्योगों का विकास कर दें तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी कि उद्योगों का विकास होगा, तो उद्योग पर काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता, तो लोगों को यहीं पर रोजगार, तो पलायन अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं, कि मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, और सेवा क्षेत्र में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है वो आईटी के डेवलपमेंट या आईटी के बेसिस पर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे लोग जो आईटी की स्किल प्राप्त किए हुए हैं, अगर उनको रोजगार की प्राप्ति करनी है तो वो मध्य प्रदेश को छोड़कर वैसे राज्यों की तरफ मूव करते हैं जिन राज्यों में आईटी से संबंधित उद्योग जो है वो आपको बेहतर स्थिति पर नजर आता है। अगर मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएं, मध्य प्रदेश में आईटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएं, तो मध्य प्रदेश का आईटी स्किल्ड पर्सन जो है वो मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं। पलायन खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पलायन की अपने आप में और भी समस्याएं हैं, हम क्षेत्रीय संतुलन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, कौशल युक्त शिक्षा का अभाव। गरीबी तो देखिए समस्या है ही है, इसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हालांकि सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी उन्मूलन जैसी चीजों पर कार्य करना शुरू कर दिया था,
भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न तरीके से सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से, भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती रहती है कि किस तरीके से हम देश में गरीबी को दूर कर सकें। और बेरोज़गारी भी समस्या है और उसके पीछे एक रीज़न ये है बेरोज़गारी के बढ़ने का, कौशल युक्त शिक्षा। क्योंकि रोज़गार तो है, मतलब आप देखिए इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश और आर्थिक रूप से ठीक-ठाक स्थिति पर, और आजकल तो ख़ैर प्रबल स्थिति पर। तो वैसी स्थिति पे आपको सही मायने में कौशल मिल ही नहीं पा रहा है। तो अगर आप स्किल्ड नहीं होगे तो रोज़गार कौन देगा? अगर आपके पास में उस कार्य को करने की क्षमता ही नहीं है, तो आपको उस कार्य को करने का अवसर प्राप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ इन सब का आधार जो है वो क्या हो जाता है? शिक्षा हो जाती है, और ऐसी शिक्षा जिससे कौशल का विकास नहीं हो पाता, ऐसी शिक्षा जिससे स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो आपको बेरोज़गारी की तरफ लेकर जाएगी, और बेरोज़गारी जो है वो गरीबी की तरफ लेकर जाएगी। सारी चीज़ें इंटर रिलेट होती हैं। आपको आपकी समस्याओं को खत्म करना है, तो संजय जी बता ही रहे थे कि सर आखिरी मकसद जो है वो पैसा होना चाहिए। ये मकसद वाली चीज़ें सुन के थोड़ा-सा, मतलब गतिविधियाँ जो हैं वो नकारात्मक स्थिति पर नज़र आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक आखिरी स्थिति जो है वो यही है, पैसा। और पैसा कैसे मिलेगा? जब आप स्किल्ड होंगे तब आपको सैलरी मिलेगी। जब आप बिज़नेस स्किल्ड होंगे तो आप बिज़नेस करेंगे तो आप इनकम जनरेट करेंगे। तो बात जो है वो वही है, मकसद जो है वो वही है, जैसा संजय जी बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता है। अब निर्भरता में ये समस्या किस तरीके से है, चुनौती किस तरीके से है, तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट अलग-अलग मेंशन किए हैं। जैसे सबसे पहले है उधार या ऋण। अब देखिए भारतीय स्थिति में कृषि क्षेत्र में आप देखो तो ज्यादातर लोग आपको सीमांत कृषक नजर आएंगे। और सीमांत कृषक का मतलब होता है ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो है वो देखने को मिलती है। तो जब 1 हेक्टेयर से कम भूमि उनके पास में है तो वो सीमांत कृषक है, मतलब उनके पास में भूमि कम है। और अगर भूमि की उनके पास में पर्याप्त स्थिति है और वो निर्वाह कृषि भी कर रहे हैं, और अगर उसको वो थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहें तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। अब पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी है नहीं, तो फिर उधार की आवश्यकता होगी कि उधार कहीं से मिल जाए। उधार मिले कहाँ से? तो सही मायने में आप देखो तो उधार मिलने में भी समस्या। दूसरा, सरकार ने इसके लिए एक बेहतर कदम उठाया था 1998 में। आरवी गुप्ता समिति ने सुझाव दिया था, नाम है केसीसी। तो केसीसी के तहत क्या किया गया? उधार जो है वो दिया गया। तो यहाँ से किसानों को उधार की समस्या का निदान तो कर दिया गया है, और एक आसानी से कम ब्याज दर पर उनको ऋण की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी समस्या यहाँ पर यह है कृषि क्षेत्र पर कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? तो पहले भी बता चुका हूँ सर, आबादी का 55% से लगभग 55% लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र जो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तो फिर क्या देखने को मिल रहा है? तो देखने को मिल रहा है प्रचंड बेरोजगारी। इसलिए ये भी समस्या है, तो इसके निदान के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। और सीमांत कृषक हैं तो बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है तो उत्पादन बढ़ नहीं सकता। एक लास्ट समस्या के तौर पर आप ये भी देख सकते हैं जिसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड आखिर क्या बोलता है? डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करें तो देखिए बात हो रही है डिजिटलाइजेशन की, बात हो रही है डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया की बात करें या अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि आप अपने घर पर बैठकर, और मैं यहाँ एक कमरे में स्टूडियो से चीज़ों को बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को, और आप घर में बैठकर उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया का ही दौर है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये कभी भी इस तरीके की प्रक्रियाएं जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती। अब देखिए समस्या क्या है? भारत में आज भी डिजिटल डिवाइड की समस्या। और डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि सर एक भाग ऐसा है जो डिजिटली इम्पावर है, जो सशक्त है, जो डिजिटल रूप से चीजों को जानता है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को जानता है, साक्षर है। और कुछ भाग ऐसा है, एक भाग ऐसा है जिसमें वो लोग आते हैं जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है या लिटरेट नहीं है। तो जब डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है तो बेसिक चीजों पर काम करने के लिए, बेसिक चीजों को एक्सेस करने के लिए भी उनके पास में टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो वो स्थिति कैसी हो जाएगी? डिजिटल डिवाइड की स्थिति होगी। तो डिजिटली लिटरेट और इलिटरेट फॉर्म पर जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है डिजिटल रूप से साक्षर और असाक्षर के बीच का, उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और डिजिटल डिवाइड एक प्रकार का अवरोध है जिसके कारण से डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। अब आप सोचिए कैसे? तो सर बात होती है डिजिटल इंडिया की, बात होती है ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस में सरकार बोलती है कि आपको किसी भी संस्थान पर आकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। घर पर ही बैठकर अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से आप एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो
काम है, आपको प्रदान की जाने वाली सरकार के द्वारा जो सेवाएं हैं, उसको एक निश्चित समय पर क्या कर दिया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। अब किसी को पता ही नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किसी को पता ही नहीं है सरकार जो है वो डीबीटी के जरिए आपके खाते पर पैसा भेज रही है, किस तरीके से उसको देखना है। किसी को पता ही नहीं है सरकार जो स्कीम लेकर आ रही है उसको आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिजिटली इलिटरेट सिचुएशन है ना, इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो जब तक ये डिजिटल डिवाइड की समस्या को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक अगर हम बात करें तो देश का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम चीज़ों को डिजिटल कर रहे हैं। जो डिजिटल लिटरेट लोगों को एक आवश्यकता जरूर पड़ती है डिजिटलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। बात समझ में आ रही है? आइए सर, यहाँ अब ये देखने को मिलता है कि सरकार जो भी दे हमें ही सब दे दे, लोगों को लगता है, खासकर मेरे गांव में। ठीक है सर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फिर कभी अलग से। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि क्या क्या आखिर चुनौतियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। बैंकों में जो एनपीए बढ़ रहा है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति बढ़ रही है, उसमें सुधार की आवश्यकता, उसमें कमी करने की आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए सरकार जो है वो बोलती है कि भाई हम क्या लेकर आ रहे हैं, हम बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और बैड बैंक काम भी कर रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है बैंकिंग। पलायन की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, कौशलयुक्त शिक्षा का अभाव, कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता और डिजिटल डिवाइड की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। अब बात आती है सर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उसके बाद भारत में ये आर्थिक सर्वेक्षण पर बोला गया है। ये चीजें जो हैं वो आपको कहाँ से मिलती हैं, तो ये आपको मिलता है आर्थिक सर्वेक्षण से। ये भी मैं सोर्स बता देता हूँ इसका। ये जो पूरा डेटा मैंने यहाँ मेंशन किया है वो कहाँ से उठाया है, वो आर्थिक सर्वेक्षण से उठाया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण से उठाया है तो उसमें क्या क्या पॉइंट बोला गया वो देखिए। सर भारत का जो विकास है उसके दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें हैं जो भारत के विकास के राह पर बढ़ावा देती है ना, उसमें किस तरीके से वो इंकरेज करती है। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है चीन को कोविड-19 संक्रमण से पूरी दुनिया के प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रही हैं। तो भाई जो कोविड-19 की समस्या पूरे महामारी पूरे देश पर देखने को मिल रही थी, जब उसके बारे में हम बात करें तो स्थितियां ये नजर आती है कि भारत में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत भारत की स्थिति जो है वो थोड़ा ठीक ठाक थी। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, दूसरे देशों की तुलना में भारत जो है वो एक बेहतर स्थिति पे था। बेहतर नहीं बोल सकते, लेकिन एक जो समस्याग्रस्त स्थिति थी उसमें कम समस्याग्रस्त पोजीशन पर था। तो यहाँ पर भारत की स्थिति जो है वो इसलिए बेहतर है, इसलिए वो भारत का विकास जो है वो आगे तेजी से हो रहा है ना। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था फिर से खुलने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना ना तो महत्वपूर्ण है ना ही निरंतर है। अब देखिए ये तो अगर हम बात करें तो ये वाली जो समस्या है ना ये भारत पर थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि सरकार ने क्या किया था लॉकडाउन के बाद, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने, अगर आप देखिए तो 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज एमएसएमई सेक्टर को प्रदान किया था, जिसकी वजह से मनी का फ्लो बढ़ा था। लेकिन साथ ही साथ सरकार जो है वो लगातार, मतलब आरबीआई जो है वो लगातार अपने दरों पर कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में तरलता एक सीमा तक बढ़ रही थी और वो बहुत ज्यादा मांग को जन्म ना दे दे उसके लिए थोड़ा नियंत्रण भी कर रहे थे। तो मुद्रास्फीति भारत पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में जो भारत का कॉम्पिटिटर था अर्थव्यवस्था के विकास के मामले में, वो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिली। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के रुझानों से मौद्रिक मजबूती में कमी आई, लेकिन भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6% से कम रही, जिससे देश में पूंजीगत प्रभाव जो है वो बढ़ा है। तो ये भी एक आधार वही तरलता से ही संबंधित है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। उद्योग जगत का रुझान बेहतर हुआ, जिससे निजी क्षेत्र का निवेश। आप देखिए तो कोविड के बाद में कई इंडस्ट्री ऐसी थी जिन्होंने चाइना से अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उठाकर और भारत में इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरे देशों की बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो चाइना में इन्वेस्टमेंट पहले ज्यादा प्रेफर करती थी, अब वो क्या हुई, अब वो भारत में इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ज्यादा प्रेफर किया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भारत में निजी क्षेत्र का जो निवेश है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। भारत में समावेशी विकास के बारे में ये भी सोर्स कहाँ से लिया गया है, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। ये थ्योरी है, ये थोड़ा आपको खुद से भी देखनी पड़ेगी, है ना। तो समावेशी विकास क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट आखिर क्या होता है? जब हम बात करते हैं विकास की तो सबसे पहले हम बोलते हैं समृद्धि हुई है। समृद्धि का मतलब कहीं ना कहीं होता है मात्रात्मक विकास, जहां पर हम बात करते हैं कि सर
पर कैपिटा इनकम इंक्रीमेंट हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, ये मात्रात्मक अवधारणा है। इससे जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर होता है विकास, ये होती है गुणात्मक अवधारणा कि सर हमारे जीवन स्तर पर भी सुधार हुआ है। विकास को आप थोड़ा आगे लेकर चलते हो तब आपको नजर आता है सतत विकास, और ये सतत विकास जो है इसके बाद जब आप देखते हो तो आपको नजर आता है समावेशी विकास। और समावेशी विकास की अवधारणा वो कहती है कि जब आप संपूर्ण विकास की स्थिति, सबका विकास मतलब आखिरी छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका भी डेवलपमेंट आप बेहतर तरीके से करो, तब बोलते हैं कि देश में एक सर्वांगीण या समावेशी विकास जो है वो देखने को मिल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में उससे संबंधित कुछ थ्योरी दी गई है, पीडीएफ में मैंने डाला है ताकि आप उसको पढ़िए, थोड़ा सा आपको स्थितियां और समझ में आएंगी। ठीक है, ये भी उसी से संबंधित चीजें हैं। और यहाँ पर फिर हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की, तो यहाँ कुछ डेटा जो दिया गया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। अब ये राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ईयर है 22-23 और देश का जो फिस्कल डेफिसिट बता रहे हैं वो 6.4% ऑफ जीडीपी है। बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपने प्री में पढ़ी भी है, कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मैं सिर्फ डेटा बता रहा हूँ। दूसरा आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति क्या मतलब है? तो सर आम बोलचाल में इसी को महंगाई बोलते हैं। देखिए डेटा जो है वो 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का है। आप 22-23 का भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आपने पढ़ा है। सीपीआई के बेसिस पर इन्फ्लेशन जब आप 22-23 पर देखते हैं तो आपको नजर आता है 6.8%, और जब डब्ल्यूपीआई के बेसिस पर आप देखते हो तो आपको नजर आता है 11.5%। और इन्फ्लेशन के लिए उर्जित पटेल कमेटी जो है उसने क्या बोला है? उर्जित पटेल ने बोला है, उर्जित पटेल साहब की जो अध्यक्षता पर कमेटी बनी थी, उन्होंने बोला 4+2 -2 मीन्स 2% से 6% के बीच, और ये वेरी कर रहा है। भारत की स्थिति, भारत में मुद्रास्फीति जो है वो आपको नजर आती है, और भारत में मुद्रास्फीति आपको इस प्रकार से नजर आती है कि वो 10% के मतलब नीचे और 6% के ऊपर ही आपको जनरली देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो वॉकिंग इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो भारत में आपको देखने को मिलती है। 22-23 के लिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बेसिस पर ये डेटा याद रखेंगे। सेवा क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र के बेसिस पर अगर आप देखिए ग्रोथ रेट तो 22-23 में था अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में 22-23 में 9.1%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो 22-23 में अगर आप देखिए तो वो था 4.1%। और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्र की बात करते हैं तो ईयर 2022-23 में वो था आपका 3.5%। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर आप बात करते हैं जिसको आप बोलते हो विदेशी मुद्रा भंडार, तो याद रखिएगा इसमें तो लगातार बढ़ोतरी हुई है ना। और ये आपको नजर आता है कितना? ये आपको नजर आता है, ये आपको नजर आता है 2022-23 में 563। और किस फॉर्म में? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने आधार भी दिया है, किस फॉर्म में? तो बिलियन यूएस डॉलर। तो अभी अगर भारत की 2022-23 में अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो वो कितना नजर आता है? तो वो नजर आता है 563 बिलियन यूएस डॉलर के पास। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे में या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में सरकार ने ये पूरा डेटा जो है वो बताया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर डाल दिया। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। और आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, एक समझ जो है वो विकसित हुई होगी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके सापेक्ष आपने अलग अलग पहलुओं पर बात की है और अलग अलग चुनौतियां देखी हैं, उसकी विशेषताओं को देखा है और उसके मौलिक आधार जो हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है ना। चलिए फिर कल हम जो बात करेंगे उसका जो हमारा टॉपिक है वो है विकसित भारत @2047। चर्चा करेंगे आखिर ये है क्या, आखिर ये विजन क्या बोलता है, आधार क्या है और किस तरीके से चीजें आगे चलेंगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।